गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। 77 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपी पीसीएस के। यह है टेस्ट नंबर 78। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह लकड़ी का चारकोल होता है, चीनी का चारकोल होता है, एनिमल चारकोल है या नारियल का चारकोल है। सीधे सीधे याद रखिए इसको, एनिमल चारकोल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। कुछ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, बस सीधे सीधे याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। टेप रिकॉर्डर की टेप यानी जो कैसेट होती है, जो उसके ऊपर रील चलती है, उस पर किसका लेपन होता है। पारे का, जिंक ऑक्साइड का, नीलत होता या फिर फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। ना तो नीलत होता है, ना पारा होता है, ना जिंक ऑक्साइड होता है, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर बी। तो टेप रिकॉर्डर की जो कैसेट होती है उसमें ध्वनि का अभिलेखन फेरोमैग्नेटिक चूर्ण के लेप चढ़े प्लास्टिक के टेप पर किया जाता है। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण जो है लोहे के छोटे छोटे कणों से बना होता है। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर। देखिए ये पृथ्वी है, अर्थ का जो सबसे निचली है ये होती है क्षोभ मंडल, जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर। तो ये सी आंसर हो जाएगा इसका, आयनोस्फीयर। तो देखिए आयन मंडल या आयनोस्फीयर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य स्थित है। पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे जो हैं इसी मंडल से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर आती हैं। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। नॉकिंग छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने साइंस में। टेट्रा एथिलेड, किसका, टेट्रा एथिलेड। देखिए कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनका जो है वायु मिश्रण इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन समय से पहले ही हो जाता है, जिससे ऊष्मा जो है पूर्णतः कार में परावर्तित ना होकर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है, और यही धात्विक ध्वनि अपस्फोटन कहलाती है। ऐसे जो ईंधन होते हैं जिनका अपस्फोटन अधिक होता है, उपयोग के लिए वो उचित नहीं माने जाते। अपस्फोटन कम करने के लिए ऐसे ईंधनों में कुछ ऐसे यौगिक मिला दिए जाते हैं जिससे उनका अपस्फोटन जो है वो कम हो जाता है। ऐसे यौगिकों को अपस्फोट रोधी यौगिक कहते हैं। टेट्रा एथिलेड एक अपस्फोट रोधी यौगिक है और सबसे अच्छा अपस्फोट रोधी यौगिक है ये। पारितंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। इसका उत्तर तो सभी को पता होगा, A.G. टेंसले। तो देखिए जीवीय समुदाय तथा निर्जीवीय वातावरण के संबंध को कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। 2 घटक होते हैं इसमें, बायोटिक, एबायोटिक, यानी जैविक घटक, अजैविक घटक। और बहुत बार बताया कि जैविक घटक कौन से, अजैविक घटक कौन से। तो सबसे पहले जो है A.G. टेंसले नामक वैज्ञानिक ने 1935 में की थी पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र की खोज। गोलकृमि या नेमेटोड से होने वाला रोग कौन सा है इनमें। नेमेटोड से कौन सा रोग होगा, कौन सा होगा, फाइलेरिया। गोलकृमि से होने वाला कौन सा रोग है इनमें, फाइलेरिया। तो गोलकृमि या नेमेटोड से जो है फाइलेरिया नामक रोग होता है। फाइलेरिया या फाइलेरियासिस बोलते हैं इसको। थायमिन एक रासायनिक नाम है, किसका है। देखिए विटामिन, उनके रासायनिक नाम इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछ ले जाते हैं। जैसे कि थायमिन जो है वो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। ठीक है, और विटामिन सी का क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी का क्या है, पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B2 का क्या है, राइबोफ्लेविन। तो देखिए विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, जिसकी कमी से होता है बेरी रोग। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, जिसकी कमी से होंठ फट जाते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, जिसकी कमी से क्या होता है,
डर्मेटाइटिस। और विटामिन सी का रासायनिक नाम सभी को पता होगा, एस्कॉर्बिक एसिड, जिसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है। तो एस्कॉर्बिक स्कर्वी, एस्कॉर्बिक स्कर्वी, इस तरह से याद रखिए, वो होगा ही याद। जब ब्लड में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो सांस की गति बढ़ेगी या घटेगी? पहले बढ़ेगी या फिर घटेगी? पहले घटेगी फिर बढ़ेगी या परावर्तित? बताइए। परिवर्तित नहीं होती है, मतलब अपरिवर्तित रहती है। ब्लड में ऑक्सीजन की सांद्रता अगर कम होगी ना तो आपका मन करेगा कि तेज तेज सांस लेता हूँ ताकि ठीक से ऑक्सीजन आ सके, तो बढ़ जाएगी, सांस की गति बढ़ जाएगी। तो जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने लगती है तो सांस की गति बढ़ने लगती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है? पोटेशियम अल्पता से क्या संबद्ध है? गुर्दा क्षति और पेशीय लकवा। क्या होता है इससे? गुर्दा क्षति और पेशीय लकवा। तो देखिए, पोटेशियम जो है शरीर के लिए एक आवश्यक खनिज तत्व है। इसका महत्व अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन और तंत्रिकाओं की कायिकी से है। देखिए, अगर आपको पोटेशियम चाहिए तो मांस, दूध, अनाज, फल, सब्जियां खानी पड़ेंगी। इसकी कमी से, किसकी कमी से? पोटेशियम की कमी से हाई ब्लड प्रेशर, पेशियों की दुर्बलता, अंगघात का खतरा होता है, मतलब पैरालाइज कर जाती है बॉडी। और सेब जो है, सेब एप्पल में और केला बनाना में जो है पोटेशियम है पर्याप्त मात्रा में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? प्रकाशीय सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस ना तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ना अमोनिया है, ना सल्फर डाइऑक्साइड है, नियॉन है, नियॉन। तो देखिए, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस नियॉन है। इनमें से कौन सा हार्मोन उड़ो और लड़ो कहलाता है? उड़ो और लड़ो हार्मोन कहलाता है। इम्पोर्टेंट है और रिपीटेड भी, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा जिसमें पूछा ना गया होगा ये प्रश्न। ठीक है, इसका रोटेशन होता रहता है। किसको बोलते हैं? एड्रीनलिन को बोलते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन। तो देखिए, एड्रीनलिन हार्मोन जो है मेडुला से स्रावित होता है। यह हार्मोन संकटकाल, विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है। यह हार्मोन जो है क्रोध, भय, तनाव आदि स्थितियों में अत्यधिक स्राव के कारण उड़ो या लड़ो हार्मोन्स कहलाता है। ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती हैं, केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, केवल गैस माध्यम में चल सकती है। देखिए, ध्वनि तरंगे ठोस में भी चलती हैं, ध्वनि तरंगे द्रव में भी चलती हैं और ध्वनि तरंगे गैस में भी चलती हैं। निर्वात में नहीं चलती, तो पहला गलत है। केवल ठोस में चलती है, गलत। क्यों? द्रव गैस में नहीं चलती क्या? केवल गैस में चलती है, क्यों ठोस गैस में नहीं चल, ठोस और द्रव में नहीं चलती क्या? ठोस में भी चलती है, गैस, दोनों माध्यम में चलती हैं, तो डी हो जाएगा। और सबसे तेज माध्यम में किस में चलेंगी? ठोस में। तो देखिए, ध्वनि तरंगों के गमन के लिए माध्यम आवश्यक है। ध्वनि तरंगों की चाल माध्यम के घनत्व के बढ़ने पर बढ़ती है। ठोस माध्यम का जो घनत्व है अधिक होने के कारण ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला यानी एयर बबल इन वाटर होता क्या है? वो उत्तल होता है, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अब इस तरह के कुछ क्लिष्ट हिंदी में लिखे रहते हैं, इसलिए इनको इंग्लिश वर्जन इसका देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो कॉनकेव होगा इसका, मतलब सी हो जाएगा। तो देखिए, जल के अंदर वायु का बुलबुला जो है अपसारी, मतलब अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है और होता क्या है? वो उत्तल होता है, मतलब कॉन्वेक्स होता है। तो एयर बबल इन वाटर इज ए कॉन्वेक्स लेंस एंड बिहेव लाइक ए कॉनकेव लेंस। कॉनकेव की तरह व्यवहार करता है, मतलब अवतल की तरह व्यवहार करता है। यह प्रकाश किरणों को उसकी फोकस की ओर नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है?
मतलब वो प्रतिचुंबकीय हो गई, फिर अनुचुंबकीय नहीं हुई। लोहा, निकिल, कोबाल्ट तो अनुचुंबकीय है, लेकिन एल्युमिनियम होता है प्रतिचुंबकीय। तो लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये लोह चुंबकीय पदार्थ हैं, परंतु एल्युमिनियम लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। एल्युमिनियम चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। ये एल्युमिनियम लिखा है, अलग हो गया है। फ़ॉन्ट फिसल गए इसके। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, अंतिम प्रश्न है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है पहले, और पता ही होगा इसका आंसर, ऑक्जेलिक एसिड। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल क्या है? ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड से बने यौगिक फेरस ऑक्सलेट का जो प्रयोग है वो फोटोग्राफी में किया जाता है। तो ये जनरल साइंस के 15 कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न, सारे के सारे प्रश्न पहले यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं, यानी प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे ये। एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लेना। धन्यवाद।